नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम जानकारी कि कांग्रेस की बैठक में खड़गे के तीखे तेवर नजर आए। महाराष्ट्र के हार के बाद सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में उनके जो तेवर नजर आए थोड़े से बदले थे और वो तीखे भी थे। अब इस बैठक में जब इस तरह के तेवर थे तो खड़गे ने खराब प्रदर्शन वाले नेताओं की आलोचना भी कर ही दी है। प्रतिभाओं को लाने का उन्होंने आह्वान किया, जिसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर देश की वो जनता आग्रह कर रही थी जो कांग्रेस को वोट देती है कि नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बैठक में वही बात करते हुए नजर आए कि जिनका खराब प्रदर्शन है उन पर गाज गिरनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। हार की समीक्षा के लिए गैर राजनीतिक नेतृत्व जांच का प्रस्ताव भी रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमजोर तैयारी को स्वीकार कर लिया है। अपनी हार स्वीकार करना, कमजोरी जो तैयारी थी, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो हार का कारण बनी, उसे स्वीकार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और भविष्य के चुनावों के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत भी दिया है। वे चुनाव के 1 साल पहले ही जमीनी तैयारी शुरू करने की कसम उन्होंने खाई। अब कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छी चीजें किसी दूसरे से अगर सीखा जाए, चाहे फिर वो दुश्मन ही हो, तो फिर वो बदलाव जो है वो किसी भी मायनों में गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर अच्छी चीजें सीखने को मिले तो वो सीख लेनी चाहिए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी भविष्य की राजनीति के लिए जानी जाती है और ऐसे में अब कांग्रेस भी यही करती नजर आ सकती है। केरल में दो दिग्गजों के बीच जंग में दोराहे पर कांग्रेसी, हम इसलिए कह रहे हैं, जो जानकारी मिली है चेन्नीथला और वेणुगोपाल के बीच में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। जिस तरह की कोल्ड वॉर लगातार चल रही थी, फिर खुल के वो जुबानी जंग बाहर आ गई, तो अब अंदरूनी कलह की बात जो है वो सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में हार के बाद भी चुनाव प्रभारी चेन्नीथला ने अपना इस्तीफा सौंपा और उनके फैसले के कदम ने नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार को भी मजबूर कर दिया। चेन्नीथला ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे के साथ ही चर्चा में गुटबाजी को जिम्मेदार बताया है। चेन्नीथला ने राहुल गांधी के बैकरूम बॉयज पर भी उंगली उठाई थी। वेणुगोपाल पर आरोप लगाते हुए राहुल को सीधे रिपोर्ट करने की बात कही थी। और ऐसे में अंदरूनी कलह 2026 केरल चुनाव में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। 5 बार के विधायक, 4 बार के सांसद चेन्नीथला खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो चेन्नीथला के राष्ट्रीय महासचिव की जगह चुनाव प्रभारी बनाने की पीड़ा भी वो जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस में वर्तमान में केसी वेणुगोपाल इस भूमिका में है। तो वहीं ए.के. एंटनी और के करुणाकरण के बीच ऐतिहासिक खींचतान की ये बात याद दिलाती है। अंदरूनी कलह के चलते एक बार केरल में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है, जो तस्वीर अभी बनती नजर आ रही है। अलबत्ता अब चेन्नीथला वेणुगोपाल के बीच जो मतभेद है, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो ना सिर्फ इन दोनों के लिए, ना सिर्फ इन दोनों के राजनीतिक भविष्य के लिए, बल्कि कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो वहीं झारखंड में जीत के बाद सोरेन ने कांग्रेस से बातचीत की। वहीं राहुल खड़गे को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता देने के लिए दिल्ली। सोरेन की राहुल खड़गे के साथ बैठक में गतिरोध भी सामने आया है। अब जिस तरीके की बातचीत चल रही है कि सोरेन की राहुल खड़गे के साथ इस बैठक में थोड़ा सा गतिरोध, अभी गतिरोध किस वजह से है, क्योंकि महाराष्ट्र में हार से आहत कांग्रेस ने झारखंड में डेप्यूटी सीएम पद की मांग कर दी है। तो वहीं हेमंत सोरेन ने इसका विरोध जता दिया, बदले में 4 मंत्री पद देने की पेशकश की। उनका तर्क था कि डेप्यूटी सीएम अक्सर करते हैं सीएम के लिए बाधा उत्पन्न, तो इतिहास तो यही कहता। इस बीच कांग्रेस को नई चुनौती का सामना झारखंड में करना पड़ रहा है। 16 जीते हुए विधायकों के बीच जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की अब चुनौती बन गई है। मंत्री पद की दौड़ में नमन विकसल भी है, कुंगारी, भूषण बारा, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, रामेश्वर ओराव और प्रदीप यादव शामिल हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर राहुल गांधी पर अंतिम फैसला निर्भर है। कौन वो मंत्री पद के लिए चेहरे होंगे, इस पर किस पर दाव राहुल गांधी खेलते नजर आएंगे, हेमंत सोरेन किनको मंत्री पद देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन डेप्यूटी सीएम फिलहाल वो कांग्रेस को नहीं देंगे। पीके ने अपनी नई पार्टी के लिए दोहराया भाजपा का ब्लूप्रिंट। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर फिलहाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि चाहे चुनावी रणनीतिकार की उनकी उस करियर की बात करें, उस सफर की बात करें, लेकिन अब राजनेता बन चुके हैं प्रशांत किशोर।
फिलहाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हाल ही के बिहार उपचुनाव में जनसुराज पार्टी से उन्होंने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रशांत किशोर की नई पार्टी जो है जनसुराज, उनमें से 4 में से 3 की जमानत जब्त हो गई। वक्त लगेगा जमीनी जगह बनाने के लिए, लेकिन बिना विचलित हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा के 2014 की चुनावी रणनीति को एक बार फिर से आजमाया, अपनी रणनीतियों पर विचार किया। बिहार में पुनर्जीवित और अनुकूलित करने का वो प्रयास कर रहे हैं, अपनी पुरानी रणनीतियों को देखते हुए, अपने हार का मंथन करते। और ऐसी एक रणनीति थी धन जुटाने के लिए एनआरआई को टारगेट कर पुनर्जीवित करने की कोशिश। हाल ही में प्रशांत किशोर ने अमेरिका में बिहारी एनआरआई के लिए एक वेबिनार की मेजबानी की, जिसमें बिहार की भयावह स्थिति और इसे बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। एनआरआई वार्ता का उद्देश्य वैश्विक बिहारी समुदाय को नए बिहार एजेंडे से जोड़ना था। अब इसका कितना असर नजर आएगा उनकी नई पार्टी पर, उनके भविष्य की राजनीति पर, या फिर फंड जुटाने में उनकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है संजय दत्त के लिए कि आखिर कैसे उनका अचानक हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि हाल ही में उन्हें हिंदू केंद्रित बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा में भाग लेते हुए देखा। अब जब वो इस यात्रा में शामिल हो गए, धार्मिक यात्रा, लेकिन इस बीच जो उनका पुराना इतिहास है, विवादास्पद अतीत, वो याद दिलाना होगा। डी कंपनी से संबंध, जेल में बिताया गया समय, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ उनके पारिवारिक संबंध, उसके मद्देनजर उनका वो जो पुराना विवादास्पद इतिहास है वो चौंका रहा है। सूत्रों की माने तो आर्थिक संकट के बीच फिल्मों में काम पाने का उनका संघर्ष तो चल ही रहा है। अक्षय कुमार जैसे प्रभावशाली लोगों तक पहुंचने के प्रयासों के बावजूद वो सफल नहीं हो पाए। कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े लोगों ने प्रचलित हिंदू आख्यान से जुड़ने का उन्हें सुझाव दिया, और इस यात्रा से दत्त और आंदोलन को एक पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग भी मिला। और अभियान के लिए उनकी मौजूदगी और संजय दत्त के लिए संभावित अवसर फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य आर्थिक रूप से या फिर भविष्य में वो किस ओर जाएंगे, वो कैसा हो पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। राजस्थान राजधानी जयपुर, इसका रुख करते हैं, क्योंकि जयपुर हेरिटेज नगर निगम से बड़ी खबर है। कार्य बहिष्कार कर रहे कार्मिकों के लिए एक फरमान जारी किया गया है। हेरिटेज आयुक्त की ओर से फरमान जारी किया गया है, और वो फरमान जो है उस आदेश में लिखा है कि आपके द्वारा बिना सूचना दिए कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। और वो जो कार्य बहिष्कार का पूरा लेखा जोखा था, जो फरमान जारी किया गया आदेश का, वो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको कॉपी भी दिखाई थी। उसमें लिखा गया है कि आदेश में कि आपके द्वारा बिना सूचना दिए कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, और ये कार्य राजस्थान सर्विस रूल्स 86 के अंतर्गत घोर लापरवाही है, इसलिए आप तत्काल अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें, अन्यथा आपको सेवा से निष्कासित भी किया जा सकता है। अभी साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, ये याद दिलाया गया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का वैसे तो आज 7वां दिन है, लेकिन क्या मानकर चले, क्या एक हफ्ते की हड़ताल इस आदेश के बाद, इस फरमान के बाद क्या स्थगित कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी? क्योंकि कई सफाई कर्मचारियों पर निष्कासन का डर भी सता रहा होगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है। या फिर इनकी मांगों पर एक बार फिर से समझाइश के जरिए इनका समाधान निकालने की कोशिश भी की जाएगी। दिसंबर का महीना आज पहली तारीख, लेकिन शुरुआत महंगाई के साथ। कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं पर भार पड़ता नजर आ रहा है, और ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी दाम बढ़े थे, और एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगभग 16.5 रुपया की वृद्धि हो गई है, और आज सुबह से ही लागू भी हो गई है गैस की नई दरें। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत है। घरेलू गैस सिलेंडर 806 रुपया 50 पैसे प्रति सिलेंडर अभी भी बिक रहा है, यानी कि उनके दामों में कोई फेरबदल नहीं किया गया। ये राहत की बात है, लेकिन राहत और ज्यादा होती अगर इसमें कमी आती, यानी कि दाम कम किए जाते। बल्कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 16.5 रुपए की वृद्धि की गई है। राजधानी जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1846 रुपए का हो गया है। इससे पहले भी बदलाव हुआ था, तब दाम बढ़े थे। वही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट की अगली खबर की ओर। उदयपुर से अहम जानकारी, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर छापा, बिजनेसमैन के घर 50 किलो सोना बरामद हुआ, 5 करोड़ की नकदी बरामद हुई, 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद आय के डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए हैं। आयकर विभाग की राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के 6 शहरों में छापेमारी लगातार जारी थी,
और उसी के तहत उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा गया। डॉक्यूमेंट जब्त हो गए हैं। नकदी और सोने आदि की लेखा पुस्तिकाओं से विस्तृत जांच करवाई जाएगी। संचालक टीकम सिंह राव और भाई गोविंद सिंह राव के आवास पर भी छापे मारे गए। सूत्रों के अनुसार परिवहन से होने वाली नकद आय का अधिकतर हिस्सा निवेश होता था लग्जरी गाड़ियों की खरीद में, प्रॉपर्टीज में और होटल कारोबार में। बताया जाता है कि निवेश आज समाप्त हो सकती है आयकर छापेमारी की कार्रवाई, क्योंकि जो ये निवेश किया जा रहा था वो इन सभी लग्जरी चीजों में किया जा रहा था। तो लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन ये कारोबारी अब मुश्किल में पड़ गए हैं। टैक्स चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी और डॉक्यूमेंट्स खंगाल लिए गए हैं। पूरी जानकारी फिलहाल ले ली गई है। लगातार कितने दिन से इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी अलग अलग जगहों पर छापेमार के बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट्स का खुलासा, पूरे मामले का खुलासा और अभी आगे का जो प्रोसेस है उसके तहत और भी कई खुलासे होने की जानकारी मिल रही है। वहीं प्रदेश की नई पर्यटन इकाई नीति सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको जानकारी दी और इकाई नीति जो पर्यटन इकाई नीति है उसमें कौन कौन से और बिंदु जोड़े गए हैं वो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। आबकारी नीति के अनुरूप वैसे तो हेरिटेज होटल, हेरिटेज रेस्टोरेंट को रियायती दरों पर, सामान्य रेस्टोरेंट को कंपोजिट बार लाइसेंस आबकारी नीति के रूप के अनुरूप दिया जाएगा। राज्य में पंजीकृत 22 सीट या उससे ज्यादा क्षमता के वातानुकूलित पर्यटक लग्जरी कोच को मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट मिलेगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो एड ऑन किए गए हैं और 3 या 4 तारीख तक इसको ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया जाएगा और इसको सामने लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको यह जानकारी दे रहा है। पर्यटन इकाइयों के लिए अलग से भवन मानदंड निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रों में 4 दीवारी वर्ल्ड सिटी में स्थित होटल, पर्यटन इकाइयों को अनुमति दिया जाना भी प्रस्तावित है। न्यूनतम सड़क चौड़ाई की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति दिए जाना भी प्रस्तावित है। इसके अलावा इस बार 24 प्रकार की पर्यटन इकाइयों को शामिल किया गया, जबकि 2015 का जिक्र करें तो 16 प्रकार की पर्यटन इकाइयों को शामिल किया गया था। लेकिन अब 24 प्रकार की पर्यटन इकाइयों को शामिल किया गया है 16 से बढ़ाकर। और ऐसे में मास्टर प्लान, जोनल प्लान, औद्योगिक क्षेत्र, निजी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के लिए 5% तक भू क्षेत्रफल आवंटन, राजकीय भू आवंटन के प्रावधानों को निवेश से लिंक किया गया। स्टाम्प ड्यूटी एवं भू संपरिवर्तन कन्वर्जन चार्जेस के लाभ प्रभावी RIPS के प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेंट चार्ज एवं लैंड यूज चेंज चार्ज से पूर्ण छूट अब मिलेगी और इसका वाकई में सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा।